क्या आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं? क्या पैसों की कमी, तुरंत जरूरत के कारण पर्सनल लोन सबसे एक आसान तरीका होता है पैसे लेने का। लेकिन अगर बिना सोचे समझे इसको लिया जाए तो यह आपके लिए एक बोझ भी बन सकता है। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वही बात करेंगे पर्सनल लोन की रिगार्डिंग, कि इसमें आपको क्या क्या बात गहराई से जाननी चाहिए, क्या क्या बातें आप इसको सोच समझ के लोन ले सकते हैं, ताकि ना ही आपको प्रॉब्लम आए लोन लेने में और ना ही आप इसको चुकाने में। तो बनी रहे इस वीडियो में, क्योंकि हम आज जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पर्सनल लोन आपको कैसे लेना चाहिए, क्या लेना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ये किसी भी वजह से लिया जा सकता है। आपके घर में शादी हो या कोई एजुकेशन के लिए लेता है, कोई इमरजेंसी काम हो जाता है, कोई भी मेडिकल सुविधा वगैरह के आ जाती है उसके लिए भी ले सकता है, या कोई कोई तो ट्रैवल करने जाता है उसके लिए भी लेता है। तो इसका कोई भी ऐसा कोई पर्पस नहीं है। आप पर्सनल लोन किसी भी वजह से ले सकते हैं और यही कारण है कि आप इसको आसानी से ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये आसानी से मिलने वाला लोन भी आपकी जिंदगी के ऊपर बोझ बन सकता है। तो आज जो हम समझेंगे, आज जो हम डिटेल जानेंगे, तो यही चीज जानेंगे कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी गहराई से। तो डिटेल बाय डिटेल हम समझेंगे कि पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो क्या क्या बातें आप ध्यान में रखें, ताकि आगे जाके आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंसे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर वन पे आते हैं कि सबसे पहले तो आप ये सोच के रखिए, क्या लोन लेने की आपको सच में जरूरत है? अगर है तभी आप सोचें लोन लेने की, अदरवाइज आप लोन लेने की ना सोचें। मान के चलिए, अगर आपके घर पे शादी ब्याह या वेडिंग वगैरह कुछ भी हो रही है ना, तब आप ये देखिए कि उसमें से ऐसा कौन सा खर्च है जिसे मैं अवेंडन कर सकता हूँ, जिसे मैं हटा सकता हूँ। अगर कोई ऐसा खर्च है जो किसी काम का नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जरूरत है तभी आप पर्सनल लोन लें, अदरवाइज उसको ना लें। या ये भी मान कर चलिए आप, कोई इमरजेंसी मेडिकल सुविधा आ गई, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं आए। अगर मेडिकल प्रॉब्लम कोई भी आती है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या वो मेडिकल जो इमरजेंसी आपके पास आई है वो इंश्योरेंस से कवर हो रही है या नहीं हो रही। अगर कवर हो रही है इंश्योरेंस तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, पर्सनल लोन आप जब ही लें जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। अदरवाइज आप इसको पर्सनल लोन को अवेंडन करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, नंबर सेकंड पे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोन ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले कोई भी आप लोन लें तो इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले जानें। हर बैंकों का अलग अलग होता है, किसी का 10%, किसी का 12, किसी का 11, या किसी का हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो कई बैंक, जैसे कि मान के चलिए आप एसबीआई बैंक ले लीजिए, एसबीआई बैंक का 11% इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी कोई भी दूसरी बैंक लेके चलेंगे तो उनका मिनिमम 16% के आसपास का हो सकता है। और अगर आप लोन अवधि ज़्यादा लेके चलते हैं तो आपका ये अमाउंट लाखों तक भी बढ़ सकता है। तो अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो एग्रीगेटर ऐप्स या कोई भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, और सबसे पहले तो इसको कंपेयर कीजिए कि कौन सा लोन मेरे लिए बेस्ट होगा, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह भी मेरे को कम मिल रहा है। अगर आप बैंक में गए हैं लोन के लिए कोई भी अप्लाई करने के लिए और उसने जो आपको ऑफर दिया है, तो आप ऑफर फर्स्ट टाइम में ही ना लें। सबसे पहले तो इस एप्स, एग्रीगेटर ऐप्स या फिर किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद उससे कंपेयर कीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट जो उसने बताया वही है या नहीं है। उसके बाद ही आप बैंक से लोन लेने की सोचें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, ईएमआई कैलकुलेशन और इनकम कैपेसिटी। एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो, आपने और सोच पे लिया है कि मुझे लोन लेना ही है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जब आपकी ईएमआई होगी, ईएमआई जो भी आपकी इनकम है उसका 40 से लेकर 30% या 30-40% के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हुआ तो इससे आपको ही प्रॉब्लम आएगी। और एग्जाम्पल के तौर अगर आप माने तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 40,000 है ना, तो आपकी ईएमआई मिनिमम 12,000 या 14,000 के आसपास ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपको क्या होगा कि पे करना ही मुश्किल होगी, और इससे आपका ही जो भी चीज़ है वो आपका बिगड़ सकता है, रेगुलेशन कुछ भी हो सकता है, वो बिगड़ सकता है आपका। और इसको अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ऑनलाइन कई ईएमआई कैलकुलेशन आते हैं, आप उसको एक दफ़े सर्च करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए कि क्या मैं इसको पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप
इसको ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया आपने, देख भी लिया कि हाँ मेरे को 12,000 पड़ी है, 14,000 पड़ी है, मान लिया कि आप हो सकता है कि आप पे भी कर दें। बट ये भी एक तरह से सोच के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कभी कभी डिले हो सकती है। उस डिले के मुकाबले में क्या आप, ऐसा नहीं है कि उसको पे नहीं कर सकें, क्योंकि कभी कभी आदमी कहता है ना कि सैलरी यार इस महीने नहीं, अगले महीने आप डबल ले लेना, अभी नहीं दे सकते। तो ऐसे अगले बार आप सोच समझ के चलिए कि कभी अगर सैलरी आपकी डिले होती है, नहीं दे पाते कोई कंपनी वाले, तो क्या आप उसको पे कर सकेंगे, उस बारे में सोच के चलिएगा। क्योंकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नौकरी से भी निकला जा सकता है। तो इस विपरांत आप उस ईएमआई को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर यही चीज़ है तभी आप लोन लेने की सोचें, अन्यथा ना लें। दोस्तों नंबर 4 पे आते हैं कि आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, लॉन्ग टर्म वाला या शॉर्ट टर्म वाला। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करके चलते हैं ना, तो इसमें आपकी क्या होगा, ईएमआई आपकी ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म वाले लेके चलते हैं तो इसमें आपकी ईएमआई कम बैठेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा बैठेगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म वाला या शॉर्ट टर्म वाला। दोस्तों अब बात करते हैं, नंबर 5 पे आते हैं, हिडन चार्जेस। एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं ना तो कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जिससे आप अनदेखा कर देते हैं, उसके बारे में जरूर सोच के चलिएगा। इसमें क्या होता है, सबसे नंबर 1 पे अगर लेके चलेंगे तो आती है प्रोसेसिंग फीस, कि आप जब लोन ले रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है। और ये भी याद रखें कि 1 से लेके 3%, इससे ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग फीस ना हो। तो कभी भी आप अगर लोन लेने जा रहे हैं पर्सनल लोन, तो सबसे पहले ये जानिए कि उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, तभी आप लोन लेने की सोचें। फिर आप ये भी देख के चलिए कि इसका प्री पेमेंट चार्जेस क्या होता है। मान लीजिए अगर आप लोन जो आपका लिया हुआ है, अवधि आपकी ज़्यादा की है, आप उसको अगर चुकाने जा रहे हैं, कभी कभी आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास पेमेंट आ गई कि जल्दी पेमेंट चुका देता हूँ, तो उसका आप कैसे चुकाएंगे। ऐसा तो नहीं जब आप उसको चुका रहे हो तो आप उसको पेनल्टी देना पड़े। तो ये चीज़ भी आप देख के चलिएगा और उससे बात कर लीजिएगा कि यार, और यहाँ तक कि जब एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं तो एग्रीमेंट में सब चीज़ साफ साफ लिखी होती है, आप उसको पढ़ के तभी सिग्नेचर करना। ऐसी गलती कभी मत करना कि बिना पढ़े आप सिग्नेचर कर दो लोन लेने की जल्दी में। प्री पेमेंट पेमेंट होता है, ये सारी आप देख के चलिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो लेट फीस होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिले कर देते हैं कोई भी ईएमआई पे करने में, तो उस पर हमारी पेनल्टी कितनी लग रही है, ऐसा नहीं है डबल डबल आ रही है। तो इसका रीपेमेंट की क्या कैपेसिटी है, लेट पेमेंट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप एक पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की, सिविल स्कोर। एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं ना तो सिविल स्कोर का भी बहुत बड़ा फायदा है इसमें। क्योंकि आप अगर लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने पर्सनल लोन लेने का आपने सोच भी लिया है, तो सिविल स्कोर चेक करके जाइए। इससे फायदा क्या है, देखिए बता, अगर सिविल स्कोर 750 प्लस होता है ना तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। और अगर मान के चलिए आपका सिविल स्कोर आपका अगर 750 से नीचे डाउन आ रहा है, तो आपको लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा भी पे करना पड़े, ऐसा भी होता है। एग्जाम्पल आप ये भी मान लीजिए कि अगर मान के चलिए कि मैं लेने जा रहा हूँ और मेरा स्कोर, सिविल स्कोर 750 प्लस है ना, या 780 भी है, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा मिनिमम 11 के आसपास, जो मुझे पे करना होगा। और अगर मान के चलिए कोई दूसरा पर्सन लेने जा रहा है और उसका सिविल स्कोर 650 के आसपास ही है ना, 750 से नीचे, अगर 650, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा उसका 18% भी हो सकता है। तो अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो एक तरह से जाने से पहले आप ये भी चेक कर लीजिए कि मेरा इसका सिविल स्कोर कितना है। तो दोस्तों अब आते हैं नंबर 7, ऑल्टरनेटिव टू पर्सनल लोन। एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये सोच के चलिए कि फैमिली, जो शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए ना, तो आप फैमिली से लोन लेने की सोच सकते हैं, कुछ पेमेंट फैमिली वगैरह से ले सकते हैं, क्योंकि इस लोनों में आप कम फंसे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। और जो मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ 50-30 रूल वाला फॉर्मूला, अगर आपने वो अपनाया हुआ है, वो सब चीज़ कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है इमरजेंसी फंड भी आप इकट्ठा करते होंगे, और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप उससे भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इमरजेंसी फंड भी होना जरूरी है। तो आपको क्या होगा, पर्सनल लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अगर आपके पास ये चीज़ है और आप इस चीज़ से लोन लेना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आपको कम देना पड़ता है। और कई कई ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, मैंने खुद देखा है, ये कंपनी जो आपके होते हैं ना, जिस कई की मैंने कंपनी है जैसे इन्फोसिस हो और भी कई कंपनियां,
ये क्या करती हैं कि अगर आप उनसे, क्योंकि लोन उनसे आप लेने जाओगे तो उनको एक तरह से एम्प्लॉय को एडवांस दिया जाता है, वो भी कम रेट फीस, कम एम्प्लॉय के लिए, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं लास्ट और 8वां पॉइंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आप ये करते हैं तभी आप बजटिंग अच्छी तरीके से बन सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है जब आप लोन लेने के बाद, क्योंकि ऐसे ऐसे जो खर्चे होते हैं ना, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपने लोन तो ले लिया और आप खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं, बाद में ईएमआई भरने में आपको भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या करें, जब भी आप ले रहे हैं ना, तो लोन लेने के बाद जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं उसको आप कम करिएगा और बजट बना के चलिए, क्योंकि मंथली में जो आप सेविंग करेंगे आपको ईएमआई भी तो पे करनी है। तो उसी हिसाब से आप चलिएगा कि मुझे हर महीने ईएमआई भी सेव करके चलना, क्योंकि मुझे ईएमआई मुझे ही पे करनी है, किसी और को पे नहीं करना। तो ये बजट भी आप बना के चलिएगा। कोशिश ये करिए कि एक्स्ट्रा इनकम अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आपकी अगर हो रही है तो आप उससे भी कोशिश करें कि मैं इससे लूँ और जल्द से जल्द ईएमआई पे करने की सोचूं। और लोन अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ जरूरत के लिए लीजिए। ऐसा ना हो आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से जीने के लिए, ये लाइफ स्टाइल में एंजॉय करने के लिए आप लोन लेते हुए। लोन लो तो तभी लो जब आपको जरूरत हो, सबसे ज्यादा जरूरत हो, तभी आप लोन लेने की सोचें, अन्यथा लोन लेने के बारे में आप ना सोचें। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल एडवाइस की। दोस्तों पर्सनल लोन अगर आप लेते समय कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान में रखना होती है, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप अपना पर्पस क्लियर करिएगा कि मैं लोन अगर ले रहा हूँ तो किस पर्पज से ले रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर इंटरेस्ट क्या पे करना है, हिडन चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ईएमआई कैलकुलेट करके देखिए, अपना बजट बना के चलिएगा, क्योंकि ईएमआई भी जाहिर सी बात है आपको ही पे करनी है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ आप तब लोन लेने की सोचें। ऐसा ना हो कि लोन लेना तो बहुत आसान है लेकिन इसको चुकाने में ना आदमी को पसीने निकल जाते हैं। इसीलिए आप लोन अगर ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लें और सारी चीज सोच समझ के लें, क्योंकि आप लोन ले लोगे बहुत आसानी से, लेकिन जब ईएमआई पे करोगे तब आपको लगेगा कि यार मैंने क्या किया है। तो इसलिए जब आप ऐसा लोन लें, कोई भी लें, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही लोन लेने की सोचें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी जानकारी को लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।